हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। जैसा कि आप सबको पता है कि वेक्टर्स हम लोग कर रहे हैं और इसके पहले हमने वेक्टर्स के बेसिक्स के बारे में जाना, वेक्टर्स क्या होता है। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको वेक्टर क्यों देखनी चाहिए। आप ये वीडियो स्किप नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप क्लास 11th को अभी शुरू कर रहे हैं या अगर आप 11th में कुछ पढ़ाई भी कर चुके हैं और अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है या अगर आप 12th क्लास में हैं और अगर आप वेक्टर नहीं पढ़े हैं, इन सबके लिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है वेक्टर का वो आप 11th और 12th में देखेंगे। बिना वेक्टर के आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा, काफी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको वेक्टर अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले बहुत सारी टॉपिक्स करा दिए हैं, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो वेक्टर्स बहुत तरीके के होते हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट जो वेक्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टाइप है वेक्टर का, दैट इज जीरो वेक्टर, या इसी को हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर यानी कि वेक्टर है बट जीरो मैग्नीट्यूड का है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो इस वेक्टर का यानी कि जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, अ वेक्टर, एक वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। और लास्ट क्लास में मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में अच्छे से बात किया है, अब देखेंगे। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, या इसी को हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें ध्यान में ये रखनी है कि जो जीरो वेक्टर होता है उसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। सो इट हैज नो एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, नो एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स्ड है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकता है। इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी, इट इज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई फिक्स नहीं है डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, किधर की ओर भी हो सकता है। और इसमें खास बात ये ध्यान में रखना है कि मान लीजिए आप किसी एक जगह से इधर की ओर गए, यानी कि आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आप जहां जा रहे हैं डेस्टिनेशन पॉइंट, तो अगर आप जा करके वापस वहीं पर आ जाते हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड आपका जीरो हो गया, जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया वो जीरो हो गया, तब हम इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि ए एक वेक्टर है और ये ए एक कैसा वेक्टर है, ए एक जीरो वेक्टर है। सपोज मान लीजिए हम बोलते हैं कि जो ए वेक्टर है वो एक जीरो वेक्टर है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर ए एक जीरो वेक्टर है तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें ए वेक्टर का, वो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीरो, या हम लोग डायरेक्ट ए बराबर भी क्या लिख सकते हैं, जीरो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैग्नीट्यूड दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को। तो अगर ए हमारा एक जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। बट डायरेक्शन होगा, निश्चित नहीं होगा, कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगा, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगा। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि डायरेक्शन होगा ही नहीं, ठीक, डायरेक्शन होगा क्योंकि वेक्टर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। सो नेक्स्ट टाइप हमारा है इक्वल वेक्टर्स, राइट। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, आइए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्वल वेक्टर के लिए सबसे पहली बात तो दो वेक्टर्स होने चाहिए, तभी तो हम लोग इक्वेट कर पाएंगे। तो आइए कंडीशंस देखते हैं, दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। दो वेक्टर्स हैं, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे मेरे भाई, यानी कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर कब हो सकता है। तो इसके लिए कंडीशन होगा, क्या होगा, पहला कंडीशन ये ध्यान से रखिए, इक्वल है, इक्वल यानी कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। पहला मैग्नीट्यूड का मतलब कि जो वेक्टर का लेंथ है इसका जितना लेंथ होगा, मान लीजिए इसका 5 मीटर लेंथ है तो बी वाले का भी कितना मीटर लेंथ होना चाहिए, 5 मीटर ही लेंथ होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। और दूसरी बात, तो पहला कंडीशन आपका क्या निकल कर आया, कंडीशन नंबर 1 कि जो वेक्टर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। पहला आपका निष्कर्ष ये निकला कि वैसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे जिनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, पहला। दूसरा कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सर क्या अगर डायरेक्शन अलग है तो क्या हम उसको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं। मान लेते हैं दो वेक्टर से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि सपोज ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर ऐसे है और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है,
10 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके का है। और एक बी वेक्टर है और इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 है। ठीक, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। दूसरी चीज, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखो इसका भी इधर क्यों डायरेक्शन है और इसका भी इधर क्यों डायरेक्शन है, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल वेक्टर है। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, बराबर है। नाउ मान लेते हैं ये कोई एक ए वेक्टर है और दूसरा कोई जो है ये भी बी वेक्टर है, और इस बार फर्क क्या है कि हमारा बी वेक्टर इस तरीके से है, इस तरीके से, हमारा बी वेक्टर इस तरीके से है। यानी कि अगर हम ए का मैग्नीट्यूड की बात करें, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी कि ए बराबर बी है। ए बराबर बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बट आप ध्यान से देखिए, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ए का वो बी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इधर है और इसका इधर है, तो डायरेक्शन बदल गया, तो दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। देन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर बराबर है क्या बी वेक्टर के, नहीं, तो काट देंगे। इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं है। तो क्या पता चला कि दो वेक्टर्स या दो से अधिक वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ, तभी होंगे जब क्या, पहला बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। दूसरा, बोथ हैव, दोनों का क्या होगा, सेम डायरेक्शन, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। देन ओनली वी कैन से दैट। और इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिए, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर इफ ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाए, बराबर, एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, देन ओनली ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी जाकर के हम बोलेंगे कि दो वेक्टर्स क्या है, इक्वल हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इक्वल होंगे, अच्छा अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल बोल देंगे, ठीक है। नाउ दो और वेक्टर्स के टाइप को हम लोग समझते हैं और एक ही बार हम लोग समझ जाएंगे दोनों को, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे मेरे भाई, बहुत आसान है। इसमें एक ही कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए कि वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन हो, बस। अगर सेम डायरेक्शन होता है तो हम उसको क्या बोल देंगे, पैरेलल वेक्टर्स। या जैसे मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, और कोई दूसरा हम वेक्टर एक और कंसीडर करते हैं बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। क्या ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है? तो तुम पूछोगे पहला कंडीशन, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, बट अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, ऑल्दो की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट ये दोनों क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स है। तो पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है सेम हो, पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन देखा जाएगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की अगर हम बात करें, आपको सिखाए हैं एंगल कैसे निकाला जाता है दो वेक्टर्स के बीच में। अगर हम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल देखें, जो थीटा देखें एंगल, तो थीटा वैल्यू कितना होगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरेलल वेक्टर्स का ये भी ध्यान रखना है कि जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0, 0 हमेशा आएगा। नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या हो जाएगा, एक वेक्टर मान लो ए ये है और दूसरा वेक्टर देखो ये है, मान लेते हैं ये है बी वेक्टर, बी वेक्टर, तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब कि अगर एक का डायरेक्शन इधर है ईस्ट के तरफ तो दूसरे वाले का वेस्ट के तरफ, एक नॉर्थ में है तो दूसरा वाला अपोजिट होना चाहिए। ये नहीं कि एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, एंटी पैरेलल है। नहीं, एंटी पैरेलल में क्या होना है कि अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। और इसमें आप सबसे बढ़िया जोड़ लीजिए कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 180 डिग्री होगा तो अब तभी हम बोलेंगे कि क्या है, एंटी पैरेलल। जैसे ये ए वेक्टर है, हम लोग एंगल कैसे निकालते थे, ये ए वेक्टर है, इस वाले वेक्टर को यहाँ उठा करके इसके टेल के साथ सटा देंगे, ये बी वाला वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया देखो, 180 डिग्री।
तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कब बोलेंगे? जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और दूसरी बात, डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ये कोई ए वेक्टर है, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और सच दैट इस तरीके से कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और आप देख सकते हो कि ध्यान से, ये हम बताएंगे, कैप कैप जो होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए का जो डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन के भी बराबर है। तो क्या हम इन दोनों वेक्टर्स को ये नहीं बोल सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, इक्वल वेक्टर्स है? क्या हम इसको ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये बात, ये तो होगा ही, मैंने बता दिया। और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है सर, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स को हम दोनों बोल सकते हैं। ये जो दोनों वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स भी है, पैरेलल भी है। क्यों? क्योंकि थीटा देखो 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, और साथ ही साथ एक ही डायरेक्शन में है, तो ये पैरेलल भी है। दीज टू वेक्टर्स आर बोथ पैरेलल वेक्टर्स एंड इक्वल वेक्टर्स आल्सो, दोनों है, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, वैसे तो इसको मुझे कराना चाहिए था इक्वल वेक्टर के साथ ही, बट आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने इक्वल वेक्टर में क्या देखा, ध्यान से देखिए, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, ध्यान से, ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन भी बराबर है, तो बोलेंगे हम लोग ये इक्वल वेक्टर है। नाउ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा कि ये दो इक्वल वेक्टर्स ही होंगे, टू इक्वल वेक्टर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा? उल्टा होगा, उल्टा होगा। इसका मतलब इसमें दो कंडीशन आ गया। पहली बात कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दूसरी बात, और डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन हो गया फिर तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि नेगेटिव होगा उस वेक्टर पे। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, ध्यान से देखो, ये है, मान लीजिए हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ है। दूसरा वेक्टर मैंने बनाया ये, दूसरा वेक्टर मैंने बनाया ये, ध्यान से देखो, इस तरीके से बनाया कि जो दूसरा वाला वेक्टर बी है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड। यानी कि यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्शन बस अपोजिट है, डायरेक्शन बस अपोजिट है, तो इसका मतलब कि ए वेक्टर जो है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है। तो नेगेटिव क्या हुआ कि अगर डायरेक्शन बदल जाए, इक्वल ही वेक्टर है बट उसका डायरेक्शन अगर बदल जाएगा तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो मैंने मान लो सपोज मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये पी वेक्टर, पी वेक्टर। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर क्या होगा? तो तुम कहोगे पी वेक्टर का नेगेटिव जो होगा कोई एक वेक्टर क्यू होगा, और सच दैट पी बराबर माइनस क्यू लिखेंगे, यानी कि पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्यू का मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि देखो, और डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी जिधर पी का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, जस्ट अपोजिट। ध्यान दो कैसे हम लोग नेगेटिव निकालेंगे, कैसे नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे। पी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, जितना लेंथ का ये पी वेक्टर है उतना ही लेंथ का इधर की तरफ हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उतना ही लेंथ का। अगर ये 5 मीटर का है तो इधर भी 5 मीटर का ही ड्रॉ करेंगे। तो अब ये जो वेक्टर बन रहा है, ये इस तरफ जो वेक्टर आ रहा है, इसी वेक्टर को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर होगा। बहुत आसान है, कोई भी वेक्टर आप स्पेस में कोई भी वेक्टर आप कंसीडर करिए। सपोज मान लीजिए ये कोई वेक्टर है हमारा, ये कोई वेक्टर है। अब हम ये चाहते हैं कि बताना कि इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट में यहाँ से पकड़ के एक जस्ट इतना ही लेंथ का ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये कोई वेक्टर ए है तो ये इसका माइनस ए वेक्टर है, यानी कि नेगेटिव वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव वेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, उसी वेक्टर का एक नेगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है, तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए, यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि ये जो है इस पे आप स्टार लगा लीजिए। पूरे वेक्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज आपको भर भर के मिलेगा, हर जगह मिलेगा। 11th के हर चैप्टर्स में, 12th के हर चैप्टर्स में यूनिट वेक्टर मिलेगा। सबसे पहले यूनिट वेक्टर का मतलब समझते हैं हम लोग, 2-3 बातें। पहली चीज क्या है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड
इज 1 या यूनिटी, यू कैन से यूनिटी 1, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए 1 आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। समझ में आया? दूसरी बात ये याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर हमेशा यूज किया जाता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन बताना चाहते हैं तब हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेड बाय कैप, ये एक सिंबल है कैप का, इसको कैप पढ़ते हैं, तो यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने लिखा ए और इसके ऊपर ऐसे वेक्टर चढ़ा दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। ये वेक्टर ए हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अगर हम यही ए के ऊपर ऐसे कैप पहना देते हैं, कैप, इसको क्या पढ़ेंगे, कैप, तो अब ये जो वेक्टर है ना, ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हमेशा याद रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका यूज जो होगा किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन को दिखाने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर मान लीजिए हम बोले कि ए कोई एक वेक्टर है, सपोज ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई ए जो है कोई एक वेक्टर है, तो वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक इसके मैग्नीट्यूड की, तो मान लीजिए हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा, और दूसरा इसके डायरेक्शन की। अभी मैंने बताया, मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन है इधर है, इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम इसी के ऊपर कैप लगा देंगे। तो ये ए कैप क्या है, इसी ए वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब ये जो ए वेक्टर है, ध्यान से देखो, ये जो ए वेक्टर है, अब ये ए वेक्टर को हम पूरी तरह से लिख लिए। कैसे? ये ए वेक्टर है, ये ए एक वेक्टर है जिसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड है मेरे भाई, ध्यान से देखो ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या है, डायरेक्शन है। तो देखो एक पूरी तरीके से वेक्टर मैंने लिख लिया कि नहीं लिखा? अब यहीं से देखिए, अगर हम आपसे ए कैप का मान पूछें, ए कैप, तो ए कैप बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर, और डिवाइड किससे कर देंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक फॉर्मूला नजर आया यूनिट वेक्टर का, दैट इज यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखेंगे ये हमेशा आप, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये यहां से क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का यूज किसके लिए किया जाता है, डायरेक्शन निकालने के लिए किया जाता है। नाउ आप पढ़े होंगे 3 डायरेक्शन आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक इधर की तरफ एक्स एक्सिस होता है, और एक इधर की तरफ वाई एक्सिस होता है, और इधर की तरफ होता है जेड एक्सिस। जानते हैं कि नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। नाउ अगर हम यहाँ पे ओरिजिन अगर देखें, अगर हम इसको ओ बोल दें, तो मेरे भाई अगर ध्यान से तुम देखो, तो ओ एक्स वाला जो एक्सिस है वो एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है कि नहीं, देखो वेक्टर की तरह काम कर रहा है कि नहीं। ओ वाई एक वेक्टर की नजर आ रहा होगा, ओ जेड भी एक वेक्टर नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर हैं, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। ना अगर हम बोले कि ये अगर ये वेक्टर है, तो क्या इसका कुछ डायरेक्शन होगा? ना अगर हमें इसका डायरेक्शन बताना होगा, तो फिर से हम क्या यूज करेंगे, कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जितने भी वेक्टर्स आपको दुनिया में एक्स एक्सिस के अलाइन में देखेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे, सबका डायरेक्शन कॉमन कर दिया गया, बोला गया कि सबको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से। जो वाई डायरेक्शन में जितने वेक्टर्स है, वाई डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स हैं, सबको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप से, जे कैप से। और जो जेड एक्सिस की तरफ है, उन सबको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के कैप से। तो आई कैप क्या है, आई कैप क्या है, एक्स डायरेक्शन। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को। जे कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को। और के कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को। है कि नहीं समझ में? अच्छा, आप जानते हैं कि माइनस एक्स एक्सिस भी होता है, माइनस वाई एक्सिस भी होता है, और माइनस जेड एक्सिस भी होता है। तो सर क्या हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। पॉजिटिव एक्स को अगर आई कैप से, तो माइनस आई कैप से नेगेटिव एक्स एक्सिस को, उसका नेगेटिव ही तो होगा, तो माइनस लगा देंगे। माइनस जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस को, और माइनस के कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव जेड एक्सिस को। आई होप कि आपको क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर कभी तुम्हें ऐसा मिल जाए कि फोर्स इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी लिखा रहे, मान लीजिए लिखा रहेगा फोर्स इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मान लो अगर लिखा हुआ है,
ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2i कैप प्लस 3j कैप। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक आई कैप के डायरेक्शन में जेड, यानी कि एक आई कैप के डायरेक्शन में है और जे कैप के डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ है और जेड एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस की तरफ कितना है मैग्नीट्यूड 2 और वाई एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड कितना है 3। इसका मतलब कभी भी तुम्हें दिख जाए इस तरीके का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस की तरफ है और ये जेड एक्सिस की तरफ है। मान लो अगर लिखा हुआ है मान लो ऐसे लिखा हुआ है 5i कैप, तो आप 5i कैप देख करके आप बता सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन को। क्यों? क्योंकि आई कैप है यहाँ, तो आई जे के यूनिट वेक्टर है और इनका यूज जो होता है वो डायरेक्शन को बताने के लिए किया जाता है। अगर हम आपसे बोले कि अगर ए जो कोई वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसके डायरेक्शन को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अगर हम आपसे पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ क्या होगा, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर then what will be the magnitude 1। याद रखिएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1। अगर ये आई कैप है तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड बोले तो क्या हो जाएगा 1, जे कैप है मैग्नीट्यूड 1, के कैप है मैग्नीट्यूड 1। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं और आई होप कि ये आपका लास्ट ही होगा। नेक्स्ट आइए जल्दी से समझते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो क्या हो, किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, वेक्टर्स along the same straight line, same straight line। ये पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं प्लेन में। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है, मतलब एक कोई लाइन है और इसके ऊपर मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है और ये एक वेक्टर सी है, तो क्या ये कोलिनियर है? अब जैसे कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े होंगे बचपन में, तो कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते थे? एक लाइन पे तीन या तीन से ज्यादा अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते थे तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते थे। तो वैसे वेक्टर्स के लिए है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन पे है, कोलिनियर वेक्टर्स है ये, बस इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है और ये कोई सी वेक्टर है, क्या ये कोलिनियर है? देखिए अगर ये सेम प्लेन में है तो फिर ये कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है तो हो जाएंगे। ठीक है, अगर पैरेलल होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा अगर मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है सेम स्ट्रेट लाइन पे, मान लीजिए ऐसे है, सेम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मान लीजिए कोई वेक्टर ये है और ये कोई वेक्टर बी है और ये कोई वेक्टर सी है, तो ये भी देखो कोलिनियर हो जाएगा। तो आप डायरेक्शन मत देखना कि पलट गया, सेम स्ट्रेट लाइन पे है ना, ये भी कोलिनियर हो जाएगा। नाउ कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स। तो नाम से ही क्लियर है कि जो ऐसे वेक्टर्स which lie on the same plane, ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन पे लाई करे, उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे जो लाई करे। प्लेन क्या होता है आप जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, तो ये जो आप बोर्ड का सामने वाला ये देख रहे हैं इसी को एक प्लेन बोलेंगे हम लोग। एक प्लेन कॉपी का आप ऊपर वाला पार्ट देखते हैं वो भी प्लेन है, दो एक्सिस से मिलकर प्लेन बनता है, आप जानते हैं। मान लीजिए इस प्लेन में कुछ वेक्टर्स ऐसे पड़े हुए हैं, ए वेक्टर्स है, बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये है डी वेक्टर, और एक देखो ध्यान से देखना, एक ये वेक्टर है जो प्लेन के बाहर है। बाहर में ऐसे आप तो ड्रॉ करके दिखा नहीं सकते, तो ऐसे मान लीजिए ये भी एक वेक्टर ही है जो कि ई वाला वेक्टर है, यानी कि ये बाहर है, समझ में आ रहा है, ये बाहर है और ये वेक्टर कौन सा है, ये बाहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नाउ ई वाला तो अब देखिए ए बी सी डी ये चारों इसी प्लेन में है ना, इसलिए हम इन सबको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन ई जो है ये प्लेन में नहीं है, ये बोर्ड के बाहर है, इसलिए ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा, आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आप नोट डाल के एक बात लिखिएगा, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा प्लेनर होते हैं। इसका क्या मतलब है, दो वेक्टर्स हमेशा प्लेन में रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर्स है, ठीक है, आपको बोर्ड पे ही दिखा देते हैं। मान लीजिए ये दो वेक्टर्स है, ये ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है। अब ये जो दो वेक्टर ये हमेशा प्लेन में ही रहेंगे, आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकते हैं, किसी ना किसी प्लेन में ही रहेंगे।
ठीक है, मतलब ये मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो अब ये हमेशा हमेशा एक प्लेन में ही रहेंगे, आप कैसे भी देखेंगे तो ये हमेशा एक प्लेन में रहेंगे, ये आप पॉइंट लिखिएगा। बट अगर दो से ज्यादा वेक्टर है, मोर देन टू वेक्टर है, तो तब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्लेनर होंगे, क्योंकि दो प्लेन में हो जाएंगे, एक आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, प्लेन के बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो वो कोप्लेनर नहीं रहेगा। दो वेक्टर अगर है तो वो हमेशा क्या रहेंगे, कोप्लेनर ही रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं कुछ डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा जितना कुछ मैंने बताया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।